स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं होम गार्ड की और आपका भी सपना है वर्दी पहनना, तो यह क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए लेट ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं, और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं यूपी होम गार्ड के लिए, उनसे निवेदन करेंगे कि लाइव आ जाइए, क्योंकि आपका समय क्लास का हो चुका है। आज की यह क्लास संविधान पर आधारित होगी, भूगोल होंगे, इसमें विज्ञान होंगे, संपूर्ण जीके होगा और स्टैटिक जीके, विज्ञान होगा। मतलब कि कुल मिलाकर आपके सिलेबस में जितने भी चैप्टर दिए गए वहाँ पर आज हम इसकी चर्चा या इस क्लास में करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं लेट न करते हुए। आज की क्लास का पहला प्रश्न देखेंगे। देखिए, प्रश्न में पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। पूछा क्या जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम राज्य के प्रतीक चिन्ह का संवैधानिक मान्यता किसने दी? क्या संविधान सभा ने दिया था, राष्ट्रपति ने दिया था, मंत्रिमंडल ने, या संसद ने? जल्दी से बताएंगे इसका उत्तर कौन सा सही होगा। आपको संविधान भी पढ़ना है, भूगोल भी पढ़ना है, इतिहास भी पढ़ना है, विज्ञान भी पढ़ना है भाई साहब। कुछ भी नहीं छोड़ना, क्योंकि जीके जीएस के अंतर्गत आपको पता है सभी विषय आ जाएंगे। ठीक। और पूरे तरीके से 100 नंबर का जो पेपर होगा, 100 प्रश्न आएंगे आपके पेपर में, वो जीके जीएस पर ही आधारित होंगे। आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपके पेपर में मैथ और रीजनिंग नहीं दी गई है, तो सिलेक्शन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो इस प्रश्न के उत्तर की बात की जाए, राज्य के प्रत्येक चिन्हों को मान्यता किसने दी थी? तो मान्यता दी थी संविधान सभा ने। पहले प्रश्न का पहला उत्तर ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक। नोट कर लीजिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर हम सिर्फ प्रश्न और उत्तर की चर्चा करते हैं, जो आपके लिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो आपको बताया जाता है। बाकी इधर उधर की बात नहीं की जाएगी। अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है तभी आप हमारे साथ जुड़ेंगे, ठीक है। फालतू की बात यहाँ पर नहीं, कम समय में अधिक चीजें आपको प्रोवाइड करने की बात यहाँ पर की जाती है। ठीक है। चलिए बात दूसरे प्रश्न की। किस शासक के अभिलेखों में देवनागरी और प्रियदर्शी दोनों उपाधियां मिलती हैं? बिंदुसार होंगे, या अशोक होंगे, कनिष्क होंगे, या हर्ष होंगे? जल्दी से बताइए। प्रश्न संख्या दूसरे का उत्तर यहाँ पर अशोक और कनिष्क, अशोक और कनिष्क, यानी कि बी और सी मिला जुला उत्तर आ रहा है। चलिए कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही। प्रियदर्शी किसे कहा जाता था? तो अशोक को कहा जाता था। अगर आप इनमें से एक भी शब्द को जानते होंगे तो आप इसका उत्तर दे देते, लेकिन आपको नहीं पता तो नोट कर लीजिए। यहाँ पर ये जो दो उपाधियां मिली थी अशोक को ही मिली थी, इसलिए उत्तर दूसरा ऑप्शन होगा। ठीक। तीसरा नहीं होगा, काट दीजिए। चलिए बात अगले प्रश्न की करेंगे। कहा जा रहा है कि अंत्योदय शब्द सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा? हमारे देश में कभी पंचवर्षीय योजनाएं भी चलती थी, जिसका आज नामो निशान नहीं है। तो बता दीजिए अंत्योदय शब्द किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जोड़ा गया था? तृतीय होगा, चतुर्थ होगा, पंचम होगा, या षष्ठम होगा? बताइए उत्तर कौन सा होगा। ए बी सी डी, उत्तर कौन सा लग रहा है आपको? चलिए पंचम, सी सी। चलिए बिल्कुल सही। यहाँ पर अंत्योदय जो शब्द है पांचम यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया था। आपको पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में पता होनी चाहिए कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस पर था? तो कृषि पर था, क्योंकि उस समय हमारे देश में भुखमरी फैली हुई थी। ठीक है। तो यहाँ पर इसका उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक मिनट, क्या कमेंट करें आज की क्लास में कितने प्रश्न होंगे? लगभग 30 से 35 प्रश्न होंगे। ठीक। और 25 मिनट की क्लास है, 20 से 25 मिनट में हम आपको 30 से 35 प्रश्न प्रोवाइड कर देंगे। चलिए बात अगले प्रश्न की करेंगे। भारत के किस स्थल से सर्वप्रथम ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुआ? बताइए ताम्रपत्र जो अभिलेख है किस स्थल से प्राप्त हुआ था? नासिक से, सांची से, प्रयाग से, तक्षशिला से? बताइए उत्तर चौथे का कौन सा सही होगा? नासिक, नासिक, नासिक। सांची भी दे रहे भाई साहब, सांची नहीं है। यहाँ पर नासिक हो जाएगा। यानी कि नासिक कहाँ पर है? एक बार किस राज्य में? महाराष्ट्र में है क्या? बताइए महाराष्ट्र में। बिल्कुल सही। चलिए यहाँ पर नासिक से पहला ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुआ था हमारा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान है?
ए ऑप्शन का है अनुच्छेद 79, बी ऑप्शन का है कि अनुच्छेद 80, सी ऑप्शन अनुच्छेद 81 और डी ऑप्शन अनुच्छेद 83। कौन सा होगा? तो आपको एक बात का पता होना चाहिए क्या, एक ट्रिक होती है सरला, ठीक है? ट्रिक है भाई साहब, किसी का नाम नहीं, अगर आप में से किसी का नाम हो तो आपसे माफ़ी चाहेंगे। यह ट्रिक किसकी है? तो स से इसका उल्लेख होता है 79 में और आर जो र है इसका 80 हो जाएगा, ठीक है? और ला जो है इसका जो है 81 हो जाएगा। अब यहाँ से इतनी बातों को अगर आप पकड़ लिए तो अब आप नोट करिए इसमें कौन-कौन से चीज़ों का उल्लेख किया गया है। तो देखिए, पहले इस प्रश्न के उत्तर पर आते हैं, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, यहाँ पर बिल्कुल सही राज्यसभा होगा। देखिए, बिल्कुल। चलिए, अब सरला हमने आपको जो ट्रिक बताया है, सरला में क्या है? यहाँ पर 79 में है संसद, ठीक है? चलिए, यहाँ पर ट्रिक नोट कर लिए, 79 यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर सभी लिखा है संसद, ठीक है? संसद हो जाएगा। 80 में क्या है? तो 80 में है राज्यसभा, ठीक? 80 में राज्यसभा हो जाएगा और 81 में जो है लोकसभा हो जाएगा, ठीक है? लोकसभा, 1 मिनट, लोकसभा बना लीजिएगा। देखिए, ट्रिक काम कर गई ना? यहाँ पर सरला जो हमने आपको ट्रिक बताया था, यही होगा सरला का अर्थ। इस पहले स का होगा संसद, ये है 79 और र वाला हो जाएगा राज्यसभा, ये है 80 और ल वाला होगा लोकसभा, ये है 81। तो यहाँ पर इसको याद कर लीजिए, एक ही ट्रिक से 3 जो है अनुच्छेद आपको पता होंगे और तीनों इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? संसद, राज्यसभा, लोकसभा, 79, 80, 81। यहाँ पर इतना जानते रहिएगा और इस प्रश्न का उत्तर जो है अनुच्छेद 80 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा की बात की गई तो राज्यसभा 80 में ही इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है? 81 में लोकसभा है। चलिए, बात अगले प्रश्न की करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए, कहा जा रहा है कि भारत की किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, कृष्णा। बताइए, भारत की किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? तो प्रश्न संख्या 6 का जो उत्तर होगा वो होगा गंगा। गंगा का जो बेसिन है सबसे बड़ा है, ठीक? चलिए, बिल्कुल, नमामि गंगे, नमामि गंगे की नाम मत लीजिए यार, कौन सी योजना थी उसका कुछ पता था है? चलिए, बात करेंगे अगले प्रश्न की। द्वैध शासन प्रणाली किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली के बारे में सुने थे नाम ना? प्रणाली, बिल्कुल। चलिए, वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस या डलहौजी। डलहौजी के कार्यकाल में सबसे पहली बार भारत में 1859 ईस्वी में क्या चली थी? ट्रेन चली थी। नोट करिए, ट्रेन चली थी, ठीक है? भारत में 1859 ईस्वी में पहली बार डलहौजी के कार्यकाल में ट्रेन चली थी, ये जानते रहिएगा। और बात द्वैध शासन की जाए तो द्वैध शासन जो प्रणाली थी इसका संचालन किस गवर्नर जनरल के द्वारा हुआ था? लगभग रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, ठीक? बिल्कुल, लागू किया गया था क्लाइव के द्वारा, ये जानते रहिएगा। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि किस वेद में सर्वाधिक देवताओं का उल्लेख है? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। किसमें सबसे अधिक देवता का उल्लेख है भाई साहब, बताइए? बिल्कुल सही, यहाँ पर ऋग्वेद, जितने लोग उत्तर दे रहे हैं इन्हीं का उत्तर सही होगा। और ऋग्वेद में एक और प्रश्न बनता है, क्या बनता है कि गायत्री मंत्र, ठीक? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख पूछा जाए किस में है, तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वह ऋग्वेद में है। सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है, ये जानते रहिएगा, ठीक? 1 मिनट, चलिए, सामवेद को संगीत का वेद, ठीक? संगीत का वेद। अथर्ववेद को जादू टोने का वेद, ये जानते रहिएगा, जादू टोने का वेद। और यजुर्वेद को क्या कहते हैं बताइए? यजुर्वेद को क्या कहेंगे, जल्दी से बताएंगे? और देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, तो हमने इसका उत्तर बताया। आप कमेंट में बताइए कि यजुर्वेद को किस नाम से जानते हैं और इसमें किसका उल्लेख है, ये बताइए जरूर सभी लोग। चलिए, आगे आइए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 13 में, 14 में या 15 में? बताइए, राज्य की परिभाषा किसमें दिया गया है? चलिए, सब लोग बताएंगे। बिल्कुल, कुछ लोग 13, कुछ लोग 12 बता रहे हैं। ए बी
लो कुछ लोग सी भी आ गए। भाई साहब, राज्य की परिभाषा की बात की जा रही है तो राज्य की परिभाषा जो है अनुच्छेद 12 में दिया गया है। ठीक, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, ये आप जानते रहिए। और अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है, एक बार सब लोग कमेंट करके बताएंगे 17 का संबंध किससे है। चलिए, किस शासक के सिक्कों पर वीणा वादन की मुद्रा अंकित है, बताइए। क्या समुद्रगुप्त थे, कुमारगुप्त थे, स्कंदगुप्त थे या चंद्रगुप्त द्वितीय थे। गुप्त गुप्त यानी गुप्त काल की ही बात की जा रही है भाई साहब यहाँ पर। चलिए सब लोग कमेंट करिए, किस शासक के सिक्कों पर वीणा वादन की मुद्रा अंकित थी। तो वह शासक कौन सा था, यही आपसे पूछा जा रहा है। अभी यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर कुछ लोग आ गए, चंद्रगुप्त वाले आ गए भाई साहब। चलिए बिल्कुल, चलिए बताइए। बिल्कुल सही, यहाँ पर उत्तर चंद्रगुप्त वालों आपका उत्तर गलत है। यहाँ पर समुद्रगुप्त था वह शासक जिसके सिक्कों पर वीणा वादन की बात हुई थी, मतलब चित्र था। आगे आइए, 10वें का पहला ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल पहला ही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है। तो मैंने बताया था कि पहला स्थान पहले जो था चेरापूंजी था, और वर्तमान में जो है वह मौसिन राम या मासिन राम है, ये जानते रहिए। ये दोनों स्थान किस राज्य में है, अगर ये पूछा जाए तो मेघालय राज्य में है ये दोनों स्थान। यहाँ से इतना जानते हैं। और मेघालय की राजधानी क्या है, तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है, ये भी जान जाइए आप। ठीक, बिल्कुल। चलिए, नालंदा महाविहार का विध्वंस किसके द्वारा किया जाता है। आपको पता होगा ना कि हमारे पुराने समय में नालंदा पूरे दुनिया में प्रसिद्ध थी, पूरी दुनिया के विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययन करने आते थे। लेकिन एक ही गलती कर दी गई, किसके द्वारा, वही आपसे पूछा जा रहा है। महमूद गजनवी के द्वारा, मोहम्मद गोरी के द्वारा, बख्तियार खिलजी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। चलिए बिल्कुल, प्रश्न संख्या 12 का उत्तर बताइए। बख्तियार खिलजी, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बख्तियार खिलजी ने पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस कर दिया था। कैसे, नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय जो पुस्तकालय थे उसमें 10 लाख पुस्तकें थी। ठीक है, तो उस समय 10 लाख पुस्तकें होना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ये जो बख्तियार खिलजी था उन पुस्तकालयों में जो अच्छी चीज़ें थी उन्हें वह निकाल लिया, बाकी पुस्तकालय में आग लगा दिया। और कहा जाता है कि कई सालों तक वह आग जलती रही, इतनी पुस्तकें थी उसमें। ठीक, सालों की बात की जाती है। लेकिन वैसे तो मैं तो था नहीं भाई उस समय देखने के लिए, लेकिन ऐसा किताबों में उल्लेख है कि कई सालों तक वह आगे जलती रही, सुलगते रहे, बिल्कुल। चले, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। भाग 3 को, भाग 4 को, प्रस्तावना को, 7वीं अनुसूची को। चलिए बताइए जल्दी से, संविधान का अंतरात्मा कहा जाता है। तो बिल्कुल सही, संविधान की जो अंतरात्मा कही जाती है वह प्रस्तावना को कही जाती है, ये जानते रहिएगा, प्रस्तावना को। ठीक, बिल्कुल, प्रस्तावना को ही संविधान का आत्मा कहा जाता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, संविधान से प्रश्न आया तो कुछ चीज़ों को और जान जाइए। अमेरिका से कुछ लिया गया था भारत के संविधान में, बता दीजिए क्या लिया गया। तो अमेरिका से लिया गया था क्या, बताइए। चलिए कुछ बातें करते हैं संविधान के ऊपर, बताइए। तो अमेरिका से मौलिक कर्तव्य लिया गया था कि मौलिक अधिकार लिया गया था, बताइए। मौलिक अधिकार लिया गया था। ठीक, मौलिक अधिकार लिया गया था। और एक चीज होती है समवर्ती सूची, आपने नाम सुना होगा ना कि समवर्ती सूची होती है ना संविधान में, बताइए यह कहाँ से लिया गया था। चलिए, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया था। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया था। मौलिक अधिकार तो अमेरिका से लिया गया, लेकिन मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, ये बता दीजिए। कर्तव्य, चलिए, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, बताइए। बिल्कुल, रूस से लिया गया था मौलिक कर्तव्य। तो इन सभी बातों को आप पता करिए एक बार, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो दक्षिण की गंगा कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, किसे कहेंगे आप। आपके कहने से होगा होगा भी कुछ नहीं, लेकिन आप बताइए किसे कहेंगे आप एक बार। चले,
दक्षिण की गंगा के नाम से प्रसिद्ध वह नदी है गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। आप जानते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहा जा रहा है। भारत में सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ था? रेडियो की वैसे तो बात आज होती भी नहीं है, क्योंकि रेडियो की एक प्रकार से चलन ही समाप्त कर दी गई हमारे भारत में, क्योंकि मोबाइल ने सभी चीज़ों का स्थान दे दिया अपने अंदर। ठीक, तो यहाँ पर बताइए कि यह प्रसारण कब हुआ था पहली बार? 1923 में, 1925 में, 1927 में, 1930 में। चलिए, प्रश्न संख्या 15 बताइए। देखिए 5 सेकंड का समय दे रहे हैं ना आपको उत्तर देने के लिए, आप उतने में दीजिए। ठीक, चलिए 15 का उत्तर दीजिए। ए बी सी डी जो भी आपको लग रहा है। बिल्कुल 1923 में भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नोट करिए और मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक का नाम बता दीजिए। चलिए, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन थे? कालिदास, भास, विशाखदत्त या भवभूति? यह मुद्रा राक्षस नाटक पूरे भारत के सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। बात यूपी की हो रही तो यूपी की कई परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। चाहे टीचिंग एग्जाम की हो, चाहे बैंकिंग क्षेत्र की हो, चाहे जिस भी क्षेत्र की हो, यहाँ पर इस प्रश्न को पूछा गया है। एक बार अपना प्रीवियस ईयर देखेंगे तो वहाँ पर ये प्रश्न जरूर मिलेगा। और मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त की पुस्तक है। ठीक, बिल्कुल एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 260 है, 280 है, 300 है, 360 है। चले, बात संविधान की जा रही। सबसे पहले हम एक से प्रश्न और यहाँ पर पूछेंगे। संविधान संशोधन होता है ना हमारे भारत में डेली, डेली ही होता है भाई साहब। कुछ ना कुछ दिमाग लगाते हैं कुछ लोग हैं, संविधान संशोधन के लिए दिमाग लगा रहे हैं किस प्रकार से किया जाए कि अपना ही राज चले। तो बता दीजिए, ये संविधान संशोधन जो होता है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? चलिए ये भी बताइए कि संविधान संशोधन जो होता है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? और साथ में जो प्रश्न दिया गया है इसका भी उत्तर बताइए। तो सबसे पहले जो प्रश्न दिया गया है, बात वित्त आयोग की जाए तो वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में है। ये आप जानते रहिए। यहाँ से ये क्लियर हुआ। अब बात आते हैं कि जो संविधान संशोधन होता है इसका उल्लेख किस में है? तो वह अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद है? तो 368 है। ठीक, अब एक प्रश्न और यहाँ से बनेगा कि संविधान संशोधन तो ठीक है 368 में दिए गए, ठीक है, लेकिन यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया था? ये भी तो प्रश्न बन सकता है ना। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया, बता दीजिए। चलिए, तो नोट कर लीजिए, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है वह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक, अफ्रीका ये लिया गया था यहाँ से। तो यहाँ से इतना जानते रहे क्योंकि हर प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भारत का सबसे पुराना ज्ञात नगर कौन सा है? पाटिलपुत्र है, उज्जैन है, वाराणसी है, तक्षशिला है। बताइए, सबसे पुराना ज्ञात नगर कौन सा है? प्रश्न संख्या 18 बिल्कुल वाराणसी है। इसका उल्लेख हमारे प्राचीन वेदों में भी किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पुराना जो ज्ञात शहर है वह क्या है? वो है वाराणसी। ठीक है, वाराणसी हमारे प्रधानमंत्री का सांसदीय क्षेत्र है भाई साहब, हल्के में मत लीजिएगा। चलिए, किस शिलालेख को इतिहास की चाबी कहा जाता है? प्रयाग प्रशस्ति, भीतरी स्तंभ लेख या हाथी गुफा लेख या अशोक स्तंभ? बताइए, इतिहास की चाबी किस शिलालेख को कहा जाता है? चलिए बिल्कुल सही है, इतिहास की चाबी। प्रश्न संख्या 19, प्रयाग प्रशस्ति की बात करें भाई साहब, प्रयाग प्रशस्ति को इतिहास की चाबी नहीं कहा जाता है। हाँ, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो हरिसेन एक लेखक हुए थे। आपको पता होगा इनके बारे में, ये थे प्रयाग प्रशस्ति के लेखक, प्रशस्ति। ठीक, हरिसेन इनका नाम जानते रहिए। और बात इतिहास की चाबी की जाए, वह शिलालेख कौन सा था? तो हाथी गुफा शिलालेख था, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि किस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा न्यूनतम होती है? जलोढ़ में, लाल में, काली में, लेटेराइट में? फटाक से बताएंगे किस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा न्यूनतम होती है? जलोढ़,
लाल, काली, लेटेराइट। ए बी सी डी उत्तर फटाक से बताइए कौन सा सही हो जाएगा। बिल्कुल लेटेराइट एकदम सही उत्तर आप दे रहे हैं, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। भारत में सर्वप्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचिता कृपलानी और राजकुमारी अमृत कौर। तो आपको पता होगा कि सरोजिनी नायडू जो है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ये पहली बार राज्यपाल कहाँ पर बनी? तो अपने यूपी में बनी थी, ये भी जानते रहिएगा। ठीक है। और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो थी सुचिता कृपलानी, सीएम थी कि यहाँ पर। तो यूपी की ये भी थी, यूपी में सीएम। तो इन दोनों का नाम आप जान जाइए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। चलिए सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ढाका में, काठमांडू में, कोलंबो में, नई दिल्ली में। नई दिल्ली मत मारिएगा भाई साहब, ये दूसरे देश में स्थित है। चलिए सार्क का मुख्यालय, सार्क मछली को मत समझिएगा भाई, एक संगठन है यह कई देशों का। बिल्कुल 22 का उत्तर बताइए, सार्क संगठन कहाँ पर है मुख्यालय? बिल्कुल सही, यहाँ पर उत्तर जिन्होंने भी काठमांडू, काठमांडू, बिल्कुल काठमांडू वालों बताओ यह राजधानी किस देश की है? काठमांडू नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। नेपाल की है ना काठमांडू, बांग्लादेश की तो ढाका है। ठीक है, बांग्लादेश नोट कर लीजिएगा सभी लोग। कोलंबो किसकी है? तो कोलंबो श्रीलंका की है। चलिए हम बता रहे हैं, आप लोग लिखते हुए चलिए। नई दिल्ली तो भारत की है ही। ठीक, यहाँ से इतना जानते रहिएगा क्योंकि राजधानी भी पूछा जा सकता है। यह प्रश्न जीके जीएस के अंतर्गत राजधानी वाला आता है। अभी इस प्रश्न को मैंने ऊपर बताया था कि किस देश से लिया गया, यहाँ पर कुछ दूसरा चीज ही पूछ लिया गया। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? पांचवी में, छठी में, सातवीं में, आठवीं में। चलिए किस अनुसूची में समवर्ती सूची है? अनुसूची में समवर्ती सूची, चलिए बताइए भाई साहब। प्रश्न संख्या 23 बिल्कुल सही। अभी मैंने बताया था कि समवर्ती सूची लिया कहाँ गया, कहाँ से था? तो ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को लिया गया था, लेकिन इसका उल्लेख जो है सातवीं अनुसूची में है। सातवीं अनुसूची में, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन सही करिए। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा की बात कर रहा है। हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण से माना जाता है? विदेशी आक्रमण, महामारी, जलवायु परिवर्तन, आर्य आक्रमण। चलिए हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण माना जाता है? देखिए विदेशी आक्रमण की बात नहीं करेंगे ना, तो आर्य आक्रमण की बात करेंगे। देखिए पूरी की पूरी सभ्यता एक आक्रमण से समाप्त हो जाए, थोड़ा सा आश्चर्यजनक होगा ये। इसलिए हमारा डी ऑप्शन गलत होगा और ए ऑप्शन भी गलत होगा। हाँ महामारी हो सकता है, नहीं तो जलवायु परिवर्तन सबसे अधिक जो माना जाता है, वह माना जाता है क्या? जलवायु परिवर्तन को। ठीक, तो जलवायु परिवर्तन ही एक ऐसा कारण माना जाता है जिसके द्वारा पूरा का पूरा हड़प्पा सभ्यता ही समाप्त हो गई। ये जानते रहेगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए अगला प्रश्न। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने, महालनोबिस ने, पीसी महालनोबिस ने, वी के आर वी राव ने। बताइए सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो बिल्कुल यहाँ पर जो राष्ट्रीय आय की सबसे पहली बार अनुमान लगाए थे वो थे दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने जो राष्ट्रीय आय उस समय बताया था, प्रति व्यक्ति आय, वह थी मात्र 17 रुपये। ठीक है, मात्र 17 रुपये। भाई साहब सोचिए क्या दिन थे वो भी। यहाँ पर इसका उत्तर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन है, वर्गीज कुरियन है, सत्येंद्र नाथ बोस हैं या हरविंद खुराना है? बताइए हर गोविंद खुराना कौन से होंगे? श्वेत क्रांति यानी दुग्ध क्रांति की बात कर सकता है ना यहाँ पर। बिल्कुल यहाँ पर वर्गीज कुरियन है और एम एस स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, ये जानते रहिएगा। आगे बढ़िए अगला प्रश्न देखते हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिसके द्वारा हम आपको डेली फ्री क्लासेज आप तक पहुंचा सकते हैं। ठीक, चलें आगे। आइए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के
किस संशोधन में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? भारतीय संविधान में अभी मैंने बताया 368 के द्वारा संशोधन किया जाता है और अफ्रीका से यह संशोधन प्रक्रिया भारत के संविधान में ली गई है। ठीक, तो यहाँ पर बताइए कि मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे किसके द्वारा? 42वें के या 44वें के या 52वें के या 61वें के? चलिए, मौलिक कर्तव्य फटाक से बताएंगे। देखिए, बिल्कुल मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए थे वो था किसके द्वारा? बिल्कुल हमारा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और यह 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। और इसी 42वें संविधान संशोधन को ही भारत में मिनी संविधान कहा जाता है। ठीक, मिनी संविधान नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। आगे आइए 28वां प्रश्न देखेंगे क्या कहा जा रहा है। किस नदी पर हीराकुंड बांध स्थित है? महानदी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? बिल्कुल महानदी जो है इसी पर है हमारा हीराकुंड बांध। तो बता दीजिए इसका उत्तर कौन सा होगा? बिल्कुल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब तो मात्र दो प्रश्न। योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त किया गया? मैंने क्या बताया कि 2015 में इसका नामकरण करके क्या बनाया गया था? तो नीति आयोग बनाया गया था। भाई साहब ये वही सरकार थी जो किसानों की आय दोगुनी करने आई थी। किसानों को डुबा ही दिया, बिल्कुल किसानों को डुबा दिया ये। तो यहाँ पर योजना आयोग को 1900 कितने में बना था? पहले ये बताएंगे योजना आयोग कब बना था? 1900 कितने में? अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया था 1950 में। देखिए, योजना आयोग का नाम लेकिन इन्होंने परिवर्तन कर दिया 2015 में और नीति आयोग बना दिया। और नरेगा का नाम परिवर्तन कर दिया। मनरेगा चल रही थी ना स्कीम महात्मा गांधी वाली। तो बिल्कुल हे राम जी जय राम जी, ये क्या कर रहे हैं पता ही नहीं चल रहा यार। चलिए नोट करिए, आपको तो पढ़ना है, हमें पढ़ाना है, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? हमने आपको बताया था कि मात्र 2 दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। उसके बाद 2 दिन बाद ही आपको पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। ये भी आप जानते रहिए और इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा आज की जीके जीएस की स्पेशल क्लास। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार से डेली सुबह 10 बजे स्पेशल क्लासेज प्रोवाइड की जा रही है। ठीक, तो चलिए क्लास को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।